टीचर से भी कन्वे जल्दी नहीं करते थे, बातचीत भी मेरी नहीं होती थी टीचरों से। जी 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 जी। सोचते थे कि बस किसी तरीके क्लास ख़त्म हो इंग्लिश की। पर मेरा मैथ और रीजनिंग में ये था ना कि स्पीड जो है मेरी बहुत मतलब कि मायने रखती कंपटीशन में। तो ये था कि रीजनिंग तो सब लगा लेते हैं, लेकिन उसको विद इन टाइम में लगाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जीएस जो था वो मेरा हमेशा से ही ख़राब रहा है, क्योंकि जीएस में ना याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो याद करने वाली पावर मेरी उतनी अच्छी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर आ गया हूं प्रतियोगी छात्रा के बीच में। ये बच्ची जो सामने मेरे देख रहे हैं, इसका अभी दीक्षा राय जी हैं, एनटीपीसी रेलवे में आपका अभी चयन हुआ है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। बेटा ये बताओ, सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड दोनों एक में आप कर दीजिए। सर फैमिली बैकग्राउंड का ये था कि मतलब एकदम लोअर मिडिल क्लास थी, और मम्मी पापा दोनों वेल एजुकेटेड हैं। दादी दादा सब मतलब पढ़े लिखे हैं। दादाजी प्रिंसिपल थे, पापा भी टीचर ही हैं, मम्मी भी मैथ से ही इंटर की हैं। मतलब तो बैकग्राउंड अच्छा था, इस वजह से सपोर्ट भी काफ़ी मिला। और जो है कि मेरा 10th तक तो मतलब कि यहीं कॉलोनी में ही स्कूल था, वहीं से पढ़े हैं। और फिर जो है कि आर कन्या इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया है, और ग्रेजुएशन हमने झुनझुनवाला पीजी कॉलेज से किया। अच्छा अच्छा। आपने कैसे गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? सर गवर्नमेंट का तो पता ही नहीं था पहले कि ये होता है क्या नहीं है। ग्रेजुएशन हो गया, पता ही नहीं अब क्या करना है। तो फिर कुछ फ्रेंड मतलब मिल के कहे कि चलो दिशा ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर हम लोग एक दिन आए, ऐसे ही एंट्रेंस फॉर्म हम भरे। तो जो है वही ग्रेजुएशन मेरा हुआ था 2017 में, तो वही लास्ट में जो है कोचिंग ज्वाइन किए थे। तो 1-1.5 साल मतलब था। फिर कोविड जब आया तो उसके बाद ये लगा कि नहीं ठीक है, मतलब कोविड में घर पे पढ़ने की आदत हो गई, तो ये लगा कि अब घर पे हो सकता है। तो इस वजह से कोचिंग स्किप कर दी है। नहीं, मीडियम आपका क्या रहा? मीडियम तो हिंदी मीडियम ही थे पूरा। अच्छा अच्छा। पूरा मीडियम हिंदी था, इस वजह से तो सीजीएल मतलब की तैयारी कर रहे थे, तो इंग्लिश की वजह से ही रह जा रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब इंग्लिश कैसी थी आपकी? मेरी इंग्लिश तो बहुत पुअर थी। हम तो टीचर से भी कन्वे जल्दी नहीं करते थे, बातचीत भी मेरी नहीं होती थी टीचरों से। जी 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 जी। सोचते थे कि बस किसी तरीके क्लास ख़त्म हो इंग्लिश की। हाँ, तो इसका मतलब ये आप मानती हैं बेस बहुत काउंट करता है कंपटीशन में? हाँ ये तो है, क्योंकि आज के समय में ना हर कंपटीशन में इंग्लिश है। अगर स्टेट का छोड़ दिया जाए तो अगर सेंट्रल में जाना है तो इंग्लिश तो मस्ट ही हो गया एकदम। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका ये बेस जो है, आपका यूपी बोर्ड रहा और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे आपके साथ में रहे होंगे, तो कहीं आपके लिए कहीं हीन भावना से ग्रसित तो नहीं हुई आप? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले से ही पता था कि जैसे उन लोग के लिए इंग्लिश जो है वो है, वैसे मेरे लिए मैथ था कि हमको मैथ मतलब पसंद थी लगाना। और जो है कि तो ये था कि उन लोग के लिए कुछ कमज़ोर है तो मेरे लिए भी कुछ कमज़ोर है, तो ये नहीं लग रहा था कि हम कहीं से पीछे हैं। पढ़ने में कैसी रही आप? पढ़ने में एवरेज ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं पढ़ते थे कि एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते थे। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया। 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, असफलता भी बहुत मिली होंगी, ये आप सफल आप हुई हैं। तो आप में क्या कमियां रही जो आपको सफल होने में 3-4 साल लग गए? सर ये तो जान लीजिए कि एक बेस जैसे कि आप बोल रहे हैं काउंट करता है। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न था, तो ये जो यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, इसमें ना आपका वो मेरिट लिया जाता है। तो अगर आप 1st डिवीज़न है तो 10 नंबर और 2nd है तो 8 नंबर। तो ये मेरा 0.75 मतलब पॉइंट से रुक गया था, तो 2 नंबर वहाँ कम हो गया था। तो ये बहुत खल रहा था कि हम 2nd अगर ना होते तो मेरी जॉब हो गई होती। तो इसका ये है कि मतलब यही है कि असफलता बहुत करीब करीब से। अभी एआरओ का दिए थे, उसमें भी पॉइंट से ही रह गया था। तो फिर बहुत सोचे कि चलो ठीक है, फेल होते हैं रो लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर लगते हैं उसी में। इस तरीके से जब कोचिंग स्टार्ट की थे तभी मेरा उसमें जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले में हुआ था। तो उसमें टाइपिंग की जो है समय नहीं था, मतलब कि 10-15 दिन पहले पता चला कि टाइपिंग है। तो उस समय सीखे भी नहीं थे, तो फिर
ये लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि चलो कुछ तो निकाल ही लेंगे जब इतने कम समय में हो गया है 3-4 महीने में तो। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपको जैसे 3 चीज़ होता है, जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, आपके सबसे अच्छे नंबर किस में थे? सर, मेरा मैथ और रीजनिंग में ये था ना कि स्पीड जो है मेरी बहुत मतलब कि मायने रखती कंपटीशन में। तो ये था कि रीजनिंग तो सब लगा लेते हैं लेकिन उसको विद इन टाइम में लगाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैथ तो मेरा मतलब कि ग्रेजुएशन मैथ से ही हुआ तो मैथ तो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही। बाकी जीएस जो था वो मेरा हमेशा से ही ख़राब रहा है क्योंकि जीएस में ना याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो याद करने वाली पावर मेरी उतनी अच्छी नहीं है। इसमें एक टाइपिंग भी होता है आपके यहाँ, टाइपिंग को कैसे आपने कवर किया? सर, टाइपिंग होता तो है लेकिन जैसे कि ना इसमें टाइपिंग की जो माइनस मार्किंग थी बहुत हार्ड थी। अगर आपका एक गलत है तो 1 नंबर पूरा चला जा रहा था। तो ये था कि सेंटर मिल गया था, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग पास थे तो ये टाइपिंग तो आती ही थी। और जब गए वहाँ पे करने तो कीबोर्ड बाई लक ही कहें क्या कहें कि जो है कीबोर्ड हमको सही नहीं मिला और मेरा टाइपिंग में रह गया था। तो इस वजह से हमको ये वैसे भी ये प्रेफरेंस थी तो यही मिलता, नंबर ठीक था। लेकिन वो टाइपिंग अगर पास होते तो ये था कि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहता पहले से कि हम पा जाएंगे एक जॉब। तो ये लास्ट मोमेंट तक मतलब कि इसका इंतज़ार करना पड़ा कि अब रिज़ल्ट आएगा। चलो टाइपिंग छूटी तो आपसे चलिए ठीक है बेटा। ये बताइए कि इसमें इंग्लिश नहीं था जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी आपकी कमज़ोर है अभी? हाँ, इंग्लिश अभी भी एवरेज ही है। जैसे कि कंपटीशन में एवरेज लोगों का चल नहीं पाता है ना, तो अभी एवरेज है तो उतना वो लेवल नहीं पहुंचा है अब। लेकिन ये है कि अब कोरोना के बाद से हमने इंग्लिश पे ही काम किया। उसके पहले छोड़ दिए थे कि नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं। नहीं, अभी इंग्लिश आप पढ़िए, इंग्लिश का पीछा नहीं छूटना है अभी आपका। इसमें आप सफल हो गए, इंग्लिश नहीं थी, इस कहीं इंग्लिश होती तो आपके लिए सर दर्द थोड़ा हो जाती। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ कि आपका प्री मेंस और टाइपिंग तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आपने क्या बनाई? सर, जो प्री हुआ था ना वो मतलब कि 2020 जुलाई से दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 21 जनवरी में मेरा पड़ा था। तो उस समय में कोविड का वो समय था तो कहीं आना जाना कुछ तो था नहीं। घर में जो था पुराना नोट्स वगैरह और लूसेंट की बुक जो जीएस की है वही, और करंट अफेयर था, मतलब कि ऑनलाइन देखे थे। मैथ और रीजनिंग मेरा स्ट्रांग पॉइंट था तो उस पर इतना फोकस नहीं किए थे। बाकी मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए थे। वनडे एग्ज़ाम के लिए टाइम कितना लगता है? ये बच्चों के अंदर एक होता है कि वनडे की तैयारी करने के लिए जितने वनडे एग्ज़ाम हैं कितने टाइम की, 1 साल 2 साल 6 महीना, ये लोगों का एक प्रश्न उठता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो 6 महीने में भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़े से मतलब सुस्त हैं तो फिर ये है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा सुस्त होंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। और मेन इसमें ये भी है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी। ये नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़े, तीसरे दिन नहीं पढ़े तो फिर वो बेकार है सब पढ़ना। तो कंटिन्यूटी मेन है वनडे एग्ज़ाम में। बाकी आपने कुछ दिन के लिए कोचिंग भी किया था लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी ही आपकी रही। आपने जो नोट्स लिया, नोट्स आप खुद बनाती थी जी आपके कोचिंग जो प्रोवाइड करता था? नहीं, कोचिंग की नोट्स तो थी, वो भी काफ़ी काम आई। और बाकी ये था कि बुक ज़्यादा हमने प्रेफर किया क्योंकि ह्यूमन एरर नोट्स में हमें लगता है कि हो ही जाता है। तो हम कहे कि जो ऑथेंटिक रहेगा बुक, तो हमने बुक को कई बार पढ़ा था तो उसमें हाईलाइट किया था तो वो देखने में आसान था, मतलब एग्ज़ाम टाइम में। अच्छा ये बताइए इसमें मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की? मैथ के लिए राकेश यादव की क्लास नोट्स काफ़ी है और एडवांस के लिए जो है अभिनय शर्मा की बुक आती है, वो मतलब ठीक है, एसएससी लेवल की है। लेकिन ये है कि हर कंपटीशन में वो कवर हो जाता है। जीएस की तैयारी कैसे किया आपने? जीएस के लिए यही था कि करंट अफेयर जो थी वो ऑनलाइन सोर्स था, मतलब पूरा। और जो है कि लूसेंट थी, बाकी लूसेंट से ही सब हुआ था। रीजनिंग के लिए तो बस प्रैक्टिस किए थे मॉक टेस्ट में, बाकी अलग से कुछ नहीं पढ़ना था। अच्छा ये बताइए कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके लिए? आप एक गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है और आज भी कितना भी अमृत महोत्सव जरूर हम मना रहे हैं लेकिन लड़कियों की स्थिति अभी बहुत नहीं सुधरी है अपेक्षित। आपको क्या लगता है परिवार का, आपके और फैमिली का, सॉरी परिवार फैमिली तक के है, कितना आपको सपोर्ट मिला? नहीं, फैमिली
फैमिली का तो पूरा सपोर्ट था, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। और ये है कि शिक्षित परिवार रहने का ये तो एडवांटेज रहता ही है कि मतलब ये सोचते हैं कि दहेज को ना खर्च करके पैसा पढ़ाई में खर्च किया जाए, जबकि आज बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई में ना खर्च करके दहेज में जुटाया जाए कि आगे काम देगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। आज के समय मेंटलिटी लोगों की यही है कि उनकी शादी की चिंता पहले करते हैं, पढ़ाई चाहे हो तो होती रहेगी, लेकिन उनके लिए एक प्रेशर में आ जाते हैं गार्जियन। आप उन गार्जियन के लिए, आप जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगी आप? नहीं, जैसे कि हर बच्चों का अपना एक मतलब टैलेंट होता है, अपनी स्किल होती है। तो अगर पढ़ने में कोई अच्छा है तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, जिस चीज़ में भी है आप उसको मौका दीजिए। अगर मतलब कि मौका दीजिए, अगर वो कम कर पाएगा तो इससे आपका नाम आगे ही जाएगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो है कि ये है कि एक प्राउड फीलिंग होगी, आपका नाम होगा। ये ज़रूरी नहीं कि लड़का ही नाम करे, आजकल लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं, IAS PCS हर जगह टॉपर लड़कियां ही हैं। तो ये है कि अब इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, हाँ गांव में थोड़ा रह गया है फ़र्क। चलो बेटा, वनडे एग्ज़ाम की तो लाइन आपने पकड़ ही लिया है, अब आगे आप तैयारी क्या करना चाहेंगे इसके बाद? नहीं, सिविल की तरफ सोचे थे, लेकिन जो है फिर बीच में मन बदल गया कि नहीं सिविल नहीं, क्योंकि उसमें ना जैसे कि लड़कियों के लिए हमें लगता है इंटरेस्ट की बात होती है, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि उधर जाना चाहिए। बाकी अगर आगे आएगा तो फिर देखेंगे। नहीं, अब तो लाइन क्लियर भी हो गई, अब तो फाइनेंशियल इशू भी नहीं है और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अब स्टप हो गया है। अब क्यों नहीं करेंगी आप? नहीं, वो जैसे कि एक इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है ना, जैसे कि आपको वो चीज़ पसंद हो तो आप उसमें लगेंगे। अब नहीं पसंद है तो ये है कि जब पसंद होगी लाइन तो मतलब कि अभी तो इतना नहीं वो अट्रैक्ट कर रहा है, इतना नहीं हमको पसंद आ रहा है कि उसमें जाना चाहिए, क्योंकि जान पहचान में एक लोग हैं, देख रहे हैं कि मतलब एकदम उनकी फैमिली पूरी बिखर गई है, खाली पैसा पैसा, तो वो चीज़ है। नहीं, ये बात तो सही है कि जब आदमी समाज का होता है और उसका पद बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो कहीं कहीं परिवार से तो कट ही जाता है, एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है। अच्छा, आप बेटा अभी CGL का देंगी आप? जी, अभी जो है 1-2 अटेम्प्ट सोच रहे हैं देने का, फिर देखेंगे अगर जॉब में कंफर्टेबल है, क्योंकि ये डे नाइट वाली जॉब है, तो अगर दिक्कत लगेगी तो तैयारी तो है ही, देना ही तो है, दे देंगे। मतलब अभी सफ़र जारी रहेगा आपका? हाँ, ये जैसे ना मेरी रीडिंग एक हॉबी है, तो इसके बिना जैसे लगता है कुछ अधूरा है, तो ये तो चलता ही रहेगा, भले एग्ज़ाम दें चाहे नहीं। आपने संघर्ष किया है, बहुत झेला है, परिवार ने बहुत सपोर्ट किया आपका, एजुकेशनल परिवार रहा आपका। ये बताइए, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो अभी बच्चियां हैं और पेरेंट्स को, दोनों को एक में इंक्लूड कर दीजिए। सर, जैसे कि अगर आप मतलब कि पेरेंट्स के लिए यही है कि आप मौका दीजिए एक बार, और मौके के साथ साथ उनके मतलब उनके अधिकार, उनके पसंद को मतलब कि आप समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं। अपनी पसंद मत थोपिए कि तुमको यही बनना, यही करना है। अगर बच्चे अपने मन से करते हैं तो ये जान लीजिए कि उसमें 100% लगाते हैं, दूसरे के मन से करते हैं तो ज़्यादा 80 ही लगा पाएंगे। तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं अपने बच्चों को सक्सेस, तो उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। ठीक बेटा, ढेर सारी शुभकामना, आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा बच्ची ने अभी कहा कि अब हमें कुछ विशेष कहना नहीं, बस इसी कॉपी करके मैं सीधे पेस्ट कर दे रहा हूँ। जो जैसा इसने कहा कि गार्जियन के लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए, बच्चियों को लेकर उनको मौका दीजिए, वो खुद अपना मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगी। ढेर सारी शुभकामना, आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।